नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नई कक्षा के साथ और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, आप आज की अपनी करंट अफेयर्स की कक्षा में हम अगस्त माह यानी अगस्त 1 अगस्त 2 से 5 अगस्त तक के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन कब किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है, इसके द्वारा एक सप्ताह का आयोजन किया गया है और उस सप्ताह का नाम है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन कब किया गया? यानी 5 से लेकर 11 अगस्त तक, या 1 से लेकर के 7 अगस्त तक, या फिर 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक, या 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। तो मित्रों, अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त 2024 को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन किया गया। अब मित्रों, इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों की बात करें, यानी अगस्त माह का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन किया गया है। अब चर्चा करें इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या की। तो मित्रों, पहला तथ्य, यानी जो विश्व वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का जो आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का हिंदी नाम क्या है, यानी इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व स्तनपान दिवस। मित्रों, याद रखिएगा कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक। अब बात करें कि विश्व स्तनपान दिवस की घोषणा कब की गई? विश्व स्तनपान दिवस की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1990 से। मित्रों, याद रखिएगा कि विश्व स्तनपान दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग की घोषणा 1990 में की गई थी। और विश्व स्तनपान दिवस की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, यानी घोषणा 1990 में की गई और इसकी शुरुआत 1992 में की गई। अब मित्रों, राज्य स्तरीय कार्यक्रम की बात करें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो मित्रों, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब बात करें कि यह जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय है, तो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में कि यह देश की दूसरी, यानी यह जो विश्वविद्यालय है यह देश की दूसरी और राज्य की पहली आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। अगर मित्रों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की हम चर्चा करें तो यह देश की दूसरी तथा राजस्थान की यह पहली यूनिवर्सिटी है। अब बात करें अगले तथ्यों की, यानी ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 मई 2023 को की गई थी। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर की गई है, की स्थापना 24 मई 2023 को की गई और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस चांसलर
प्रदीप कुमार प्रजापति है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के वर्तमान कुलपति कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा फिर प्रदीप कुमार प्रजापति। अब मित्रों याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में की गई है। अगर बात आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। और मित्रों याद रखिएगा कि बजट 2024-25 में राज्य की दूसरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गठन की घोषणा अजमेर जिले में की गई है। यानी राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन राजस्थान की दूसरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। और यह विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर जिले में। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? यानी राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को, बी ऑप्शन रोहित सिंह को, सी नीना सिंह को और डी ऑप्शन मोहनलाल लाठर को। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन रोहित सिंह को। मित्रों याद रखिए कि राजस्थान कैडर के जो आईएएस यानी जो पूर्व आईएएस राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण का सदस्य रोहित सिंह को बनाया गया है। अब मित्रों बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1986 में की गई। अब बात करें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण का गठन, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण की स्थापना कब की गई या इसका गठन कब किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1988 में। और मित्रों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के अगर वर्तमान सदस्य की बात करें तो रोहित सिंह। अब बात करें अगले तथ्य की कि नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया था। यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो नया अधिनियम था यह कब बनाया गया, तो 2019 में। और मित्रों याद रखिएगा कि जो नया अधिनियम पारित किया गया था 2019 में, यह कब लागू किया गया, तो इस अधिनियम को 20 जुलाई 2022 को लागू किया गया था। अब बात करें अगले तथ्यों की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 3 स्तरों पर कार्य करता है। मित्रों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम है ये कितने स्तरों पर काम करता है, तो ये 3 स्तरों पर काम करता है। तो पहले बात करें कि जिला उपभोक्ता न्यायालय, यानी जिले स्तर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है और यह 50 लाख तक के विवाद का निपटारा करता है। अब बात करें कि राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु किसका गठन किया गया है, तो राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है जो 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। और अगर बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, और मित्रों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो उपभोक्ता न्यायालय है ये 2 करोड़ से अधिक का जो भी विवाद होता है उसका निपटारा किया जाता है। तो जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता न्यायालय और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए
किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? यानी राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? यानी कोमल कोठारी साहित्य उत्सव का, बी ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया साहित्य उत्सव का, या विजयदान देथा साहित्य उत्सव का, या फिर डॉक्टर सीताराम लालस साहित्य उत्सव का। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयदान देथा साहित्य उत्सव। यानी राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थानी साहित्य है इसको बढ़ावा देने के लिए विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब मित्रों बात करें इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहला तथ्य है कि विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। यानी विजयदान देथा को बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मित्रों, यानी विजयदान देथा से संबंधित प्रश्न और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा ही जाता है। तो आप विजयदान देथा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम याद रखिएगा। सबसे प्रमुख रचना बातारी फुलवारी, चौधराइन की चतुराई, दुविधा वरदान, मोर का न्याय और अलेखू हिटलर। तो मित्रों, इस तथ्यों में यानी ये जो तथ्य या फिर ये जो रचनाएं मैंने आपको बताई है, इन रचनाओं में बातारी फुलवारी और दुविधा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इन रचनाओं से संबंधित यानी विजयदान देथा की रचना जो दुविधा है इस पर पहली फिल्म का निर्माण किया गया है। अब बात करें कि सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा है। यानी राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा सीताराम लालस ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य में 3 दिवसीय श्रावण श्रृंगार उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? राज्य में 3 दिवसीय श्रावण श्रृंगार उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? यानी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में, बी ऑप्शन जवाहर कला केंद्र जयपुर में, सी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, या फिर डी ऑप्शन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। तो मित्रों, यानी राज्य में 3 दिवसीय जो श्रावण श्रृंगार उत्सव का आयोजन है वह जवाहर कला जयपुर में यानी जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया जाएगा या जा रहा है। यानी श्रावण श्रृंगार उत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। और मित्रों याद रखिएगा, यानी ये जो तथ्य है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है, तो ये बीकानेर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहां पर स्थित है, तो ये जोधपुर में। और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर में। और जवाहर कला केंद्र की बात करें तो ये जयपुर में। अब मित्रों बात करें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मित्रों अगर हमारी कक्षा आपको पसंद आ रही है तो हमारी कक्षाओं को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस प्रश्नों की श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए। बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की। जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है की स्थापना की बात करें कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई, तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना 8 अप्रैल 1993 को की गई थी। और मित्रों याद रखिएगा कि जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे तो वास्तुकार का नाम है चार्ल्स कोरिया। यानी जवाहर कला केंद्र की स्थापना जयपुर में की गई और 8 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना की गई थी तथा इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे।
और मित्रों, श्रावण श्रृंगार उत्सव का जो आयोजन है वह 31 जुलाई 2 अगस्त 2024 तक किया गया है। और बात करें अगले तथ्यों की कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जो बीकानेर में स्थित है, वहां से एक पत्रिका भी जारी की जाती है। और बात करें कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना बीकानेर में जनवरी 1983 में की गई थी। यानी राजस्थान में जो संस्कृत अकादमी बीकानेर में, इसकी स्थापना की बात करें तो यह जनवरी 1983 में की गई। अब बात करें अगले तथ्यों की। और मित्रों याद रखिएगा, जागती ज्योत जो पत्रिका है, यानी जागती ज्योत पत्रिका, इसका प्रकाशन कहां से किया जाता है, ये या फिर ये जागती ज्योत पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, तो यह पत्रिका राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित होती है। और मित्रों अब बात करें अगले तथ्यों की कि राजस्थान में प्रमुख शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं, यानी राजस्थान में प्रमुख शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं। तो मित्रों, हवाला गांव जो उदयपुर में स्थित है, यानी ये जो तथ्य है ये राजस्थान के शिल्प ग्रामों से संबंधित है, तो हवाला गांव का संबंध उदयपुर से है। पाल गांव ये जोधपुर में है। पुष्कर गांव जो अजमेर में है। और राम सिंहपुरा जो शिल्प ग्राम है यह सवाई माधोपुर में स्थित है। और मित्रों, बजट 2024-25 में याद रखिएगा कि बजट 2024-25 में भी या में डूंगरपुर में भी शिल्प ग्राम बनाने की घोषणा की गई है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कहां, यानी बजट 2024-25 में कहां पर शिल्प ग्राम बनाने की घोषणा की गई है, तो डूंगरपुर जिले में। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। देश में पहली बार किस शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की गई है। देश में पहली बार किस शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की गई है। जोधपुर में, बी ऑप्शन जयपुर में, सी बीकानेर में, और डी ऑप्शन अपना जैसलमेर में। तो मित्रों इस प्रश्न का सब सही उत्तर होगा बी ऑप्शन जयपुर में। यानी देश में पहली बार बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत जयपुर में की जाएगी। और मित्रों यानी बालकनी सोलर सिस्टम क्या है, यानी जहां पर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में तो अगर जगह का कोई अभाव नहीं होता, लेकिन शहरी क्षेत्र में जगह का अभाव होने के कारण से शहरों में जो मकान है उनकी बालकनी में ही सोलर सिस्टम लगा करके विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। इस वजह से देश में पहली बार जयपुर शहर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की गई है। और मित्रों याद रखिएगा, अब बात करें कि महत्वपूर्ण तथ्यों की। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है, यानी विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा भड़ला जोधपुर में। और मित्रों रीट 2023-22 में भी इस प्रश्न का, यानी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर में स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा कि अडानी ग्रुप द्वारा सबसे बड़ा हाइब्रिड प्रोजेक्ट की शुरुआत जैसलमेर में की गई है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अडानी ग्रुप द्वारा सबसे बड़े हाइब्रिड प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुख्यमंत्री ने बजट पारित करते समय 29 जुलाई 2024 को किन दो शहरों में नए विकास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की है। यानी मुख्यमंत्री ने बजट पारित करते समय 29 जुलाई 2024 को किन दो शहरों में नए विकास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन अजमेर व जयपुर में,
बी जयपुर व गंगानगर में, सी भरतपुर व बीकानेर में, और डी ऑप्शन जैसलमेर व बीकानेर में। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन भरतपुर व बीकानेर में। मित्रों याद रखिएगा कि 29 जुलाई 2024 को भरतपुर व बीकानेर में भी नए विकास प्राधिकरण यानी नए विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है। और मित्रों बात करें अब इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो मित्रों 29 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने निम्न घोषणाएं की है। यानी राजस्थान का जो बजट है यह 8 फरवरी 2024 को दिया कुमारी के द्वारा जारी किया गया और अंतिम जो बजट है यह 28 जुलाई 2024 को दिया कुमारी द्वारा पारित किया गया। लेकिन इसके बाद भी 29 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निम्न घोषणाएं की हैं। अब बात करें पहली घोषणा, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मित्रों याद रखिएगा कि 29 जुलाई को मुख्यमंत्री ने यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के जितने भी लाभार्थी हैं उनको अब गैस सिलेंडर 450 रुपए में ही दिया जाएगा। अगली घोषणा की बात करें तो अजमेर में IIT पार्क बनाने की घोषणा की गई है और एम्स की तर्ज पर अब राजस्थान में रिम्स की स्थापना की जाएगी। अब बात करें अगले तथ्यों की, तो मित्रों अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कोयम्बटूर तमिलनाडु में संपन्न जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में संपन्न जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। 15 पदक, बी 17 पदक, सी ऑप्शन 19 पदक और डी 14 पदक। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 19 पदक। यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में संपन्न हुई जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते हैं। और बात करें इन 19 पदकों में कि कौन कौन से पदक यानी कितने सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज पदक कितने रहे। तो मित्रों बात करें इससे संबंधित तथ्यों की, राजस्थान में इस प्रतियोगिता ने 19 पदक प्राप्त किए जिनमें से 8 गोल्ड पदक, 4 सिल्वर पदक और 7 ब्रॉन्ज पदक हासिल किए हैं। अब मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में औद्योगिक निवास बढ़ाने के लिए जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर किया जाएगा। यानी राजस्थान में औद्योगिक निवास बढ़ाने के लिए जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर आधारित होगा। यानी यह कार्यक्रम किस थीम पर जारी यानी किया जाएगा। तो ए ऑप्शन कमिटेड एंड डिलीवर्ड के आधार पर, या राइजिंग राजस्थान थीम के आधार पर, या ग्रीन राजस्थान थीम पर, या डी ऑप्शन कलरफुल राजस्थान थीम पर। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राइजिंग राजस्थान थीम पर आधारित होगा। यानी जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम का आयोजन राइजिंग राजस्थान थीम पर आयोजित किया जाएगा। अब मित्रों बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। यानी इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो ये इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2022 को की गई थी। और मित्रों यानी इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई इसके तहत निम्न सुविधाएं लॉन्च की गई। यानी इसमें NNR पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया और इसके तहत रिप्स 2022 को लॉन्च किया गया। और इसी के समय यानी राजस्थान
इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत के समय ही इसमें राजस्थान के 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। और मित्रों याद रखिएगा कि 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन होगा। यानी राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम का आयोजन कब होगा, तो ये 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को। और मित्रों याद रखिएगा कि बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। यानी राजस्थान या राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की घोषणा कौन से बजट में की गई, तो 2024-25 के बजट में। और मित्रों याद रखिएगा कि जो राइजिंग कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे यानी 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।